नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ है। मैं मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ थोरैसिक सर्जरी हूँ। थोरैसिक सर्जरी यानी मैं नॉन कार्डियक चेस्ट सर्जरी करता हूँ, जिसमें हार्ट और मेजर ब्लड वेसल्स को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जिकल प्रॉब्लम्स में मैं डील करता हूँ। आज मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज और बड़े कॉमन डिजीज के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है एस्परजिलोमा। नाउ एस्परजिलोमा होता क्या है? बेसिकली अगर किसी भी कारणवश हमारे लंग का एक पार्ट खराब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहां एक कैविटी बन जाती है। कैविटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वहां पे जो लंग टिश्यू, जो नॉर्मल लंग टिश्यू होता है, वो खत्म हो जाता है और वहां पे एक कप लाइक कैविटी बन जाती है, यानी खाली स्पेस बन जाती है, जो कि हमारे विंड पाइप से कम्युनिकेट करती है। और ये स्पेस जो बनी रहती है, इस स्पेस में जब फंगस का इंफेक्शन हो जाता है उसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। एक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस करके एक खास तरह का फंगस होता है, वो एयर के माध्यम से जाकर के वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है वहां पे, सो मच सो कि वो कीचड़ का एक बॉल सा बना देता है, जिसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? जो कैविटी इज जहां भी बनेगी वहां पर एस्परजिलोमा बनने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज जो एयर हम ये ब्रीथ कर रहे हैं, इस एयर में लाखों करोड़ों फंगल स्पोर्स होते हैं, उनमें से एस्परजिलस का स्पोर भी होता है, जो नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसको हटा देता है। बट चूंकि कैविटी में वो डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है तो वो फंगल स्पोर्स वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर करके एस्परजिलोमा की शक्ल ले लेते हैं। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैविटी जो होते हैं हमारी कंट्री में, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। यानी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उसके कारण जो है लंग का डिस्ट्रक्शन हुआ, वहां कैविटी बन गई और वहां एस्परजिलोमा हो गया। अगर किसी कारणवश लंग का डैमेज पिछले कभी किसी और रीजन की वजह से हुआ था, बहुत सारी ऐसी कैविटेटरी लंग डिजीजेस होती हैं जिनमें कैविटीज बन जाती हैं, जहां भी कैविटीज बनेंगी वहां पे एस्परजिलोमा होने के चांसेस होते हैं। नाउ एस्परजिलोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? एस्परजिलोमा यूजुअली जो सबसे कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करता है एज थोरैसिक सर्जन्स, वो होता है खांसी में खून लेकर के। यानी मरीज को खांसी में खून आता है और कई पेशेंट्स जो हैं सालों से इस प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे होते हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि उनको कभी कभार महीने दो महीने में या साल में एक दो बार खांसी में खून आ जाता था, जिसको वो आराम से इग्नोर कर रहे होते हैं या थोड़ी बहुत दवाई लेते हैं, खून ठीक हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो खतरनाक बात यह है कि ये क्लैरिटी कभी नहीं होती है, या ना हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जो ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग हमेशा इतनी कम होगी या कभी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनकी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, और कभी कभी तो इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है कि वो ब्लीडिंग ब्लड जो है सांस की नलियों में घुस करके सांस की नलियों को क्लॉग कर सकता है, और क्लॉग करने की वजह से वो जो है जानलेवा साबित हो सकता है। तो जब ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है तो ये पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं। कुछ पेशेंट्स को एस्परजिलोमा के साथ सराउंडिंग लंग डैमेज होता है तो वो क्रॉनिक कफ लेके भी आ सकते हैं, छाती में पेन हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। नाउ इसका इलाज कैसे होता है? तो देखिए, अगर एस्परजिलोमा किसी लंग के एक हिस्से में सीमित है, तो जब हिस्सों की बात करते हैं तो हमारे राइट लंग में 3 हिस्से होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर, और लेफ्ट लंग में हमारे 2 हिस्से होते हैं, अपर एंड लोअर। तो मैं मोटा मोटा हिस्सा इन 5 हिस्सों को मान रहा हूं। अगर हमारा एस्परजिलोमा किसी एक हिस्से में सीमित है, तो अगर हम लंग के उस हिस्से को निकाल दें और बाकी लंग नॉर्मल है, तो ये खून की प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाती है, और इसको हम लोग एस्परजिलोमा सर्जरी लोबेक्टमी के फॉर्म में करते हैं। ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसा होता है जहां पे मल्टीपल एरियाज में एस्परजिलोमा होते हैं। उस सिचुएशन में यूजुअली जो है कैविटेटरी लीजन्स अगर ज्यादा होते हैं तो हम लोग ब्लीडिंग अगर नहीं हो रही है तो उनको एड्रेस नहीं करते, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां भी हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। बट उसमें राइडर ये रहता है कि चूंकि और जगह भी अवेलेबल हैं, तो वो जो है आपको दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि एस्परजिलोमा के साथ लंग भी डिस्ट्रॉयड होता है, और पूरा का पूरा एक तरफ का लंग डिस्ट्रॉयड होता है। अगर वो एक तरफ का पूरा लंग डिस्ट्रॉयड है, चाहे वो राइट साइड है चाहे वो लेफ्ट साइड है, और दूसरा लंग नॉर्मल है, तो अगर पूरा लंग भी निकालना पड़े तो वो सर्जरी जो है आगे की जिंदगी के लिए बड़ी आसान होती है। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको इवेल्युएट हम कैसे करते हैं कि वो सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है? तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि उसको ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है? विंड पाइप के अंदर दूरबीन की जांच होती है, और जब हम वो दूरबीन की जांच करते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि वो लोकलाइज कहां से आ रही है, यानी ब्लीडिंग लंग के कौन से हिस्से से आ रही है। यानी अगर मुझे सीटी स्कैन या एक्सरे में राइट साइड के अपर हिस्से में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो ब्लीडिंग भी वहीं से दिखनी चाहिए, तभी वो कंफर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइजेशन। पहला स्टेप जो होता है वो लोकलाइज करना होता है।
दूसरा स्टेप होता है ये जानना कि ये इन्फेक्शन एक्टिव टीबी तो नहीं है और कोई एक्टिव और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेराइल वाटर को सांस की नलियों में पानी को डालते हैं और उस पानी को वापस जो है सक कर लेते हैं और उस पानी को जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि वहां पे फंगस का क्या इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन आता है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, उसके बाद सर्जरी प्लान करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है उसका। एंड द नेक्स्ट स्टेज में फिर हम मरीज को इवेल्युएट करते हैं बाय मल्टीपल टेस्ट। उनका हार्ट इवेल्युएट किया जाता है, उनकी चलने फिरने की क्षमता इवेल्युएट की जाती है, उनके लंग्स के फंक्शन को इवेल्युएट किया जाता है। और अगर ये सारे फंक्शंस में हमें यह समझ में आता है कि इनकी लंग सर्जरी की जा सकती है, तो फिर हम उनको लंग सर्जरी ऑफर करते हैं, जिसमें लंग का वो हिस्सा जहां पर एस्परजिलोमा है उसको अगर आप निकाल दें तो ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में जहां पर ये प्रॉब्लम सर्जरी के माध्यम से ट्रीट नहीं कर सकते, या तो मरीज फिट नहीं है, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि इमीडिएटली सर्जरी हो पाए, तो फिर हम एक अल्टरनेटिव मोडालिटी यूज करते हैं जिसको ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। और ये मरीज हमसे बड़े कॉमनली पूछते हैं कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करा करके हम सर्जरी से बच सकते हैं। यस, कुछ केसेस में ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल जरूर कर लेगा। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है, अगर एस्परजिलोमा है तो सूनर और लेटर, आज ना कल, वो धीरे धीरे दोबारा से वो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं और दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन को हम लोग यूज करते हैं एज अ टेम्पररी मेजर, जहां पर हम सर्जरी नहीं कर सकते किसी कारणवश, या फिर हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है मरीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तब हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन यूज करते हैं। तो एस्परजिलोमा बड़ी कॉमन बीमारी है। बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं जो सालों से इस प्रॉब्लम्स को लेके जूझ रहे हैं। रिमेंबर, अगर आपका एस्परजिलोमा सीमित है तो इलाज संभव है, और आजकल लगभग 60% केसेस में ये इलाज दूरबीन के माध्यम से हो जाता है, यानी लंग की सर्जरी वैट्स की पद्धति से हो जाती है, जिसको हम वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं, जहां पे बिना चीरा लगाए ये सर्जरी हो जाती है। तो अगर आपको खांसी में बार बार खून आ रहा है और एस्परजिलोमा की शिकायत है तो जरूर संपर्क करें। इसका परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है।